हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रीकैप करने वाली हूँ दी अकाउंटेंट 2 मूवी को। तो चलिए बाप का टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। फिल्म की शुरुआत होती है एक बार से, जहाँ रे किंग एक कोने में बैठा होता है। तभी ही अनायस नाम की एक लड़की अंदर आकर उसके टेबल पर बैठ जाती है और वहीं कुछ लोग जो बर्ग के लिए काम करते हैं उन दोनों पर नजर रखे हुए हैं। साथ ही रे अनायस को एक फोटो दिखाता है जो फैमिली एल सल्वाडोर से है और संचेजेस की है, और उस फोटो को देख अनायस को ऐसा समझ आता है कि रे उन्हें मारने के लिए कह रहा है। लेकिन रे उसे कहता है कि उसे उन्हें ढूंढना है। लेकिन साथ ही साथ रे इस बात से अलर्ट हो जाता है कि उसके आसपास खतरा मंडरा रहा है, जिस कारण वो बाहर से भाग जाता है और निकलते ही वो 2 लोगों को मारने में कामयाब होता है। लेकिन आगे जाकर वो बच नहीं पाता और अगली सुबह हमें ट्रेजरी एजेंट मैरी बेथ मेडिना दिखाई जाती है, जिसे रे की मौत के बारे में पता चलता है, जिसे आइडेंटिफाई करने के लिए वो मॉर्ग में पहुँचती है। जिसे देख वो हैरान है। साथ ही रे के हाथ पर उसे लिखा हुआ नजर आता है कि वो अकाउंटेंट को ढूंढे, जो अकाउंटेंट और कोई नहीं बल्कि क्रिस्टिन वुल्फ है, एक जीनियस अकाउंटेंट जो फिलहाल स्पीड डेटिंग के लिए आया हुआ है, पर अपनी ऑकवर्ड बिहेवियर और एल्गोरिथम के बेस पर वो सभी लोगों को कंफ्यूज कर देता है, जिस कारण उसे कोई भी पार्टनर नहीं मिलती। और वही दूसरी तरफ बर्ग और उसके गूंस कोब अनायस और रे के एनकाउंटर पर चर्चा कर रहे होते हैं, मानो जैसे वो लोग अनायस को जानते हैं, क्योंकि एक मीटिंग के दौरान अनायस ने लगभग 3 आदमियों को खत्म कर दिया था, जहां उसने उन तीनों को खत्म कर दिया लेकिन बर्ग को छोड़ दिया, जिस कारण बर्ग कोब को ऑर्डर करता है कि वो फोर्थ वर्ड जाए और वहां जाकर उन सभी लोगों को खत्म कर दे जो उनकी इन काले धंधों की जानकारी रखता है। अब वही हम मैरी बेथ को देख पाते हैं जो अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है उसी चीज को लेकर जिसके पीछे रे पड़ा था, और इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जो क्रिस्टिन वुल्फ से जुड़े हुए होते हैं। ये देखकर वो एक न्यूरोसाइंस एकेडमी से कांटेक्ट करती है जो क्रिस के पास से लिंक होती है। उस कॉल की दूसरी साइड जस्टिन मौजूद होती है, जो शांति से ये सुन लेती है कि रे का मर्डर हो चुका है। कुछ वक्त बाद मैरी बेथ एक पार्किंग लॉट में होती है जब उसकी मुलाकात अचानक क्रिस से हो जाती है, जो उसे बताता है कि उसे पता है कि वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रही है। जिसके बाद क्या उसे वो रे के डॉक्यूमेंट दिखाती है जिसमें उन्हें सोल्जर्स की डेड बॉडीज मिलती है और साथ ही कुछ टेक्स्ट रिटर्न्स जो एडिथ सेंचे के नाम पर होते हैं। और जब वो लोग उन सभी रिसर्च के डीप तक जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एडिथ के फादर का नाम एमिलियानो था, जिसे फोर्ट वर्थ में गोली मार दी गई थी। और फिर वो दोनों एक पिज्जा फैक्ट्री जाते हैं जहां आइक नाम के मैनेजर से वो लोग एडिथ के बारे में पूछते हैं, जो नाम सुन वो थोड़ा सस्पिशियस हो जाता है और इन्फॉर्मेशन नहीं देता। लेकिन तभी क्रिस उसकी फाइल पर रिसर्च कर आया है, जिससे उसे पता चलता है कि पिज्जा फैक्ट्री के जरिए वो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, जो सुनकर आइक को गुस्सा आ जाता है और वो क्रिस के साथ हाथापाई पर उतर आता है। पर क्रिस उसे और उसके लोगों को काफी एफिशिएंटली हैंडल कर लेता है, और जब आखिर में सिचुएशन टेंस हो जाती है तो आइक मान जाता है और कन्फेस कर देता है कि उसे पैसे मिले थे एक आदमी से जिसका नाम थॉमस है, जो इन सभी वुमेन ट्रैफिकिंग में लिंक है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि क्रिस अपने भाई ब्रेक्सटॉन को कॉल करता है, जो फिलहाल एक पपी को अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एजेंसी फिलहाल रेडी नहीं। जैसे ब्रेक्स डिसअपॉइंट है और उसे उसके बाद एक डेडली असाइनमेंट पर जाना है, जहाँ वो जाकर काफी सारे लोगों को एलिमिनेट करता है। और उसी दौरान उसे क्रिस का कॉल आता है और हमें पता चलता है कि इन दोनों भाइयों की ज्यादा जमती नहीं। लेकिन कुछ समय बाद ब्रेक शांत होता है और क्रिस की मदद करने के लिए निकल पड़ता है। और फिर उन तीनों की मुलाकात एक मोटेल में होती है, जहां ब्रेक्स ने 3 लड़कियों को इनवाइट किया है, जिससे वो लोग थॉमस की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, जिसमें से 2 लेडी उसे कोई भी इन्फॉर्मेशन ना देती हुई वहां से चली जाती है। लेकिन एक लेडी कुछ पैसे लेकर उन्हें कहती है कि वो थॉमस को यहाँ बुला सकती है। और फिर क्या वो दोनों थॉमस के आने का वेट करते हैं, जो आता तो है, और आते ही ब्रेक्स उसे बेहोश कर मैरी बेथ के कार
कार की डिक्की में डाल देता है, जिससे मेरी बेथ थोड़ी अनॉयड हो चुकी है। लेकिन क्रिस तुरंत ही जस्टिन को कॉल कर ट्रैफिक सिग्नल को मैनिपुलेट करने के लिए कहता है, जिसमें वो कामयाब होती है और वो लोग पुलिस की नजरों से बचते हुए एक सेफ लोकेशन पर आ पहुँचे हैं। और इसी बीच मेरी बेथ को कुछ शॉकिंग इन्फॉर्मेशन मिलती है कि एमिलियानो को और साथ ही एडिथ के हस्बैंड गिनो का मर्डर हो चुका है और उनका बेटा एल्बर्टो कहीं लापता है। जिसके बाद अगले दिन हम देख पाते हैं कि मेरी बेथ, क्रिस और ब्रेक्स एक साथ मिलते हैं, जहां उन लोगों ने क्रिस के नेटवर्क यानी कि जस्टिन से कांटेक्ट किया है और उन्हें लॉस एंजलिस के सिक्योरिटी फुटेज को इनफिल्टर करने के लिए, ताकि वो लोग अनायास का पता लगा सके। और जैसे ही हैकर्स फुटेज को सर्च करना शुरू करते हैं तो उन्हें उसी रात जिस दिन रे का मर्डर हुआ था उसकी फुटेज मिलती है, जहां उन्हें अनायास के साथ साथ पेमेला नाम की एक और लेडी की सेल्फी नजर आती है, जिस कारण हैकर्स तुरंत ही पेमेला के लैपटॉप को ढूंढ उसकी फाइल का एक्सेस ले लेते हैं, ताकि वो लोग सेल्फी ढूंढ सके और उसके रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन भी। जिससे मेरी बेथ थोड़ी डिस्टर्ब हो चुकी है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि उन लोगों को इस बात की इन्फॉर्मेशन ना मिले जैसे उनकी इन्वेस्टिगेशन एक्सपोज हो सकती है। लेकिन हैकर पेमेला से बचते हुए उसकी सेल्फी लेने में कामयाब होता है और इन्फॉर्मेशन खंगालते ही उन लोगों को अनायास की इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वो दुनिया की काफी सारे हिस्सों में जा चुकी है, जहां उसने काफी सारे डेंजरस लोगों को खत्म किया है जो क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स भी थे। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि मेरी बेथ को एक और शॉकिंग न्यूज मिलती है कि क्रिस का भाई ब्रेक्स भी ऐसे ही मर्डर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिस कारण वो अपना डिसीजन बनाती है कि आगे से उन लोगों के साथ इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी और खुद इन चीजों को अकेले ही कंटिन्यू करेगी, वो भी लॉ के साथ। जिसके बाद वो अटर्नी के साथ मिल थॉमस और उसके लॉयर से मिलती है, जहां उन लोगों को आइक की मर्डर के बारे में पता चलता है कि एक रेड शोप उसके थ्रोट में घुसा दिया गया था और थॉमस टेस्टिमनी के अगेंस्ट जाए उससे पहले ही उसका एम्प्लॉयर उसे और उसके लॉयर को स्नाइपर की मदद से खत्म कर देता है। जिसके साथ साथ हम देख पाते हैं कि क्रिस को जस्टिन से एक कार एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है जो कुछ साल पहले हुआ था, जिसमें एक लेडी इन्वॉल्व है। और फिर वो अपने भाई के साथ बार में टाइम स्पेंड करने के लिए जाता है, जहाँ उसे एक प्रिटी वेट्रेस का अटेंशन मिलता है जिसका नाम एंजी है। लेकिन उसके एक्स बॉयफ्रेंड के साथ उन दोनों की थोड़ी हाथापाई हो जाती है, पर फिर भी क्रिस एंजी का नंबर लेने में कामयाब होता है, जिससे ब्रेक्स काफी खुश है। और वही मेरी बेथ को कार एक्सीडेंट की विक्टिम के बारे में पता चलता है जिसने अपनी मेमोरीज खो दी है और साथ ही वो एक फेशियल रिस्ट्रक्शन सर्जरी के लिए भी गई थी, जिसके साथ साथ उसे एक एक्वायर्ड 7th सिंड्रोम्स हो गया था, जिस कारण वो काफी सारी चीजों में स्किल हो गई थी और चीजों को जल्द से जल्द सीखना उसने शुरू कर दिया था। जो लेडी और कोई नहीं बल्कि एडिथ थी, जिसने फेशियल रिस्ट्रक्शन सर्जरी की मदद से खुद के लिए एक नया चेहरा बनाया, जिसे अब हम अनायास के नाम से जानते हैं। और अब वो एक वायलेंट इंसान बन चुकी है, जिसने फैसिलिटी से भागने के लिए एक गार्ड पर अटैक कर दिया था और इसी कारण उन्हें अनायास की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। और वही क्रिस को पता चलता है कि ब्रेक्स के एम्प्लॉयर ने उसे मेरी बेथ को खत्म करने के लिए कहा है, जिस कारण वो तुरंत मेरी बेथ की तरफ निकलता है। लेकिन उससे पहले ही अनायास वहाँ पहुँच चुकी है और उन दोनों के बीच हाथापाई भी हुई है, जहाँ उसने मेरी बेथ को स्टैब भी कर लिया है। लेकिन निकलने से पहले अनायास की नजर एडिथ की यानी कि खुद की फोटो पर पड़ी थी, जिसमें गिनो और अल्बर्टो भी थे, जिससे उसकी मेमोरी ट्रिगर होती है और उसे याद आता है कि बर्क और उसके लोगों ने उसे इस सिचुएशन में डाला था। साथ ही उसने गिनो को मरता हुआ भी देखा है, जहाँ वक्त रहते क्रिस पहुँचने में कामयाब होता है और अनायास वहाँ से निकलती है और क्रिस मेरी बेथ को हॉस्पिटल पहुँचाता है। जिसके बाद हम बर्क को देख पाते हैं, जिसने कॉप को ये ऑर्डर दिया है और उसके कुछ गूंस को कि उन्हें उन्हीं के कंपाउंड में मौजूदा कुछ बच्चों को किडनैप करना है और उन्हें एग्जीक्यूट भी। और जस्टिन की मदद से क्रिस और ब्रेक्स उस लोकेशन पर पहुंचने में कामयाब होते हैं, जहां ऑलमोस्ट कॉब और उसके लोगों ने बच्चों को घेर तो लिया है बस में, लेकिन ब्रेक्स और बर्ग वहां पहुंच जाते हैं, जहां ओपन फायर शुरू हो जाती है और कॉब जो बस ड्राइव कर रहा है, जिसने काफी सारे लोगों को मार गिराया है, लेकिन साथ ही ब्रेक्स भी घायल है, जिसे क्रिस वैन में डाल उस बस का पीछा करने लगता है और बस एक पेड़ के पास जाकर रुकती है, जहाँ बच्चों को फोर्सफुली उतारा जा रहा है, जहाँ क्रिस और ब्रेक्स दोनों ही मर्स को शूट करते हैं, जबकि कॉब अभी भी बस में बैठा हुआ है, वो भी एल्बर्टो के साथ। साथ ही क्रिस बस तक पहुंचने में कामयाब होता है, तो वही ब्रेक्स उसे बैकअप देता है, जहां हम देख पाते हैं कि कॉब खुद का पीछा छुड़ाने के लिए ये कहता है कि सारी चीजों में बर्क इन्वॉल्व है। लेकिन हम देख पाते हैं कि क्रिस को बैकअप उसके भाई ने दिया हुआ था, जिसकी मदद से वो लोग
कॉप को खत्म करने में कामयाब होते हैं। और फिर क्या, बच्चों को वापस वो लोग बस की मदद से उनके घर पहुंचाते हैं। लेकिन रास्ते में ब्रैक्स क्रिस को बस रोकने के लिए कहता है ताकि वो एक स्ट्रे कैट को क्रिस के लिए लाए, क्योंकि वो एक कैट पर्सन है। जिसके बाद जस्टिन अनायस को कॉल कर उसे लोकेशन देती है जहाँ वो बर्ग को ढूंढने में कामयाब होती है, जो फिलहाल शॉवर से बाहर निकला है। और हम देख पाते हैं कि उसे देख बर्ग हैरान है और हम अनायस को देख पाते हैं कि एक लार्ज नाइफ की मदद से वो उसे फॉलो कर रही है। साथ ही मेरी बेथ भी रिकवर होकर अपने काम पर लौट चुकी है, जहाँ उसने एक नंबर को कांटेक्ट किया है और साथ ही उस कॉल को जस्टिन सुन रही है, जहाँ उसने उसे थैंक्स किया है उन बच्चों को बचाने के लिए, जिससे रे भी उन पर काफी प्राउड करते थे। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि हम हैकर्स के हाइड आउट में हम देख पाते हैं कि वो लोग एल्बर्टो के लिए एक रूम तैयार कर रहे हैं, जिन्हें क्रिस और ब्रैक्स उसके लोकेशन पर पहुंचाने वाले हैं। और यहीं पर ये मूवी खत्म होती है, जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपसे फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।